आदरणीय सूर्यबाला जी, प्रज्ञा जी, विजय राय जी, उपस्थित सभी लेखकों, साहित्यकारों और साहित्य कला प्रेमियों, आप सबका सानिध्य संवाद के इस चौथे काव्यांक में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के प्रमुख मेहमान और वक्ता कवि, हमारी पीढ़ी के वर्तमान के मूर्धन्य कवि नरेश सक्सेना जी हैं, जो कवि होने के साथ साथ नाटककार हैं और पटकथा लेखक भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और तमाम मुझे लगता है संगीत में भी उनका अच्छा खासा दखल है। पूरा परिचय ललित भाई देंगे। और हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी, कवि, समालोचक, लखनऊ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों के स्नातक और विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष। पंकज जी के 3 से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक संपूर्णता के लिए, एक ही चेहरा, रक्तचाप और अन्य कविताएं, आत्मकथा की संस्कृति, निराशा में भी सामर्थ्य, ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। जीने का उदात्त आशय कुंवर नारायण जी के काव्य का समालोचनात्मक ग्रंथ है। और रघुवीर सहाय, कविवर रघुवीर सहाय पर उनका एक बड़ा निबंध काफी चर्चित रहा है। कवि वीरेन डंगवाल पर उन्होंने एक संस्मरणात्मक आलोचनात्मक निबंध लिखा है। कई सम्मान उनको मिल चुके हैं: भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। इसके अलावा हमारी नई पीढ़ी के उभरते एक बड़े कवि के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनके बारे में, उनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा मेरा परिचय नहीं है, मैंने उनकी कुछ कविताएं पढ़ी और एक अंश मैंने देखा जो मुझे लगता है उन पर सटीक बैठता है। पंकज चतुर्वेदी की कविताओं की मार्मिकता विमोहित करती है और मंतव्य बेचैन। वे अक्सर किसी सहज से लगने वाले प्रकरण से शुरू होती हैं और सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करती हुई संवेदना तक पहुंच जाती हैं। उनमें एक व्यंग्यात्मक भंगिमा रहती है और वे नाटकीय ढंग से कई बार अर्थ को प्राप्त होती हैं। तो कुछ जो उनके गुरु नामवर सिंह जी की कविता की परिभाषा है, उससे मिलती जुलती उनके बारे में बात कही गई है, जो मुझे लगता है उन पर सटीक बैठती है। तो पंकज जी, इस सभा की अध्यक्षता करें आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और आप प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। और आपकी आज्ञा हो तो मैं अब ललित भाई को सौंपता हूं कमान, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि का परिचय कराएंगे और कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। ललित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी, और शिवकांत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सानिध्य के आज के इस चौथे संवाद में। जैसा हमारे मित्र शिवकांत ने कहा, मैं हिंदी के वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी का आगमन सानिध्य के लिए एक सुखद और स्मरणीय घटना मानता हूं। ग्वालियर में जन्मे नरेश सक्सेना हिंदी कविता के उन चुनिंदा कवियों में हैं जिनके बिना समकालीन हिंदी कविता की बात पूरी नहीं होती। मानवीय संवेदना जागृत करने के साथ साथ उनकी शिशु गिरना, इस बारिश में रंगों को क्या देखते हो, और एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में सरीखी कविताएं देती हैं। नरेश जी हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि ही नहीं, बल्कि सर्वाधिक जनप्रिय कवि भी हैं। प्रारंभ में मुक्तिबोध और हरिशंकर पारसाई का वरद हस्त आपके ऊपर रहा है। अपने लेखन की शुरुआत आपने गीतों से की। आरंभ पत्रिका की शुरुआत कर आपने हिंदी के कई महत्वपूर्ण कवियों की प्रारंभिक कविताएं अपनी टिप्पणी के साथ छापी। साहित्य के साथ साथ आप संगीत, कला, रंगकर्म और फिल्म की गहरी समझ रखते हैं। पेशे से इंजीनियर और स्वभाव से प्रगतिशील होने के कारण इनकी कविताओं का सीधा असर पाठकों पर पड़ता है।
आपके 2 चर्चित कविता संग्रह हैं, सुनो चारू शीला और समुद्र पर हो रही है बारिश। कविता के अलावा आपकी सक्रियता के अनेक क्षेत्र हैं। आपने टेलीविजन और रंगमंच के लिए लेखन किया है। आपका एक नाटक आदमी का अ देश की कई भाषाओं में मंचित हुआ है। साहित्य के लिए आपको वर्ष 2000 का पहल सम्मान तथा एक लघु फिल्म निर्देशन के लिए 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। नरेश सक्सेना जी संगीत की बारीक समझ भी रखते हैं। संभवतः माउथ ऑर्गन बजाने का मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले विजय राय जी के साथ आपके घर में जो मेहमान नवाजी मुझे और कुसुम जी को मिली थी, उसे मैं अभी तक स्मरण करता हूं। और मुझे याद है आप मेरी जो पुस्तक उस समय आई थी, निरंजन पाल अ फॉरगॉटन लेजेंड, उसका विमोचन विजय राय जी के लम्ही की ओर से हुआ था और आप उसमें अध्यक्ष थे। तो मुझे मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक याचक हूं और मैं जैसे मुझे समझ में आएगा मैं प्रश्न आपसे करूंगा। तो मैं इस तरह से शुरुआत कर सकता हूं। जहां तक कविता की बात है, कविता को कवियों ने ही कई रूपों में परिभाषित किया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। ये सुमित्रानंद पंत जी की पंक्तियां हैं जो कि हमारे कुमाऊं के थे। और मैं वैसे खुद भी कवि तो बहुत बुरा हूं, लेकिन कवि मेरे सगे मामा कुमाऊं के बड़े एक लेजेंडरी पोएट थे, श्यामाचरण दत्त पंत और रामदत्त पंत। तो मेरी धमनियों में थोड़ा बहुत रक्त कविता की एप्रिसिएशन का है। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो हम जानते हैं, उन्होंने कहा पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। It takes its origin from emotion recollected in tranquility। यानी कविता नितांत शांत एकांत क्षणों में संवेदनशील और सशक्त भावनाओं की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और शेक्सपियर ने ऐसा कुछ कहा जो कि कविगण शायद एक चुभन के साथ स्वीकार करें। उन्होंने, या एक पिंच ऑफ सॉल्ट अगर मैं इस्तेमाल करूं, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में उनका एक चरित्र कहता है, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट। यानी कि एक पागल और एक प्रेमी और एक कवि, इन तीनों की मानसिक स्थिति एक सी होगी। तो मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी निगाह में एक कवि की परिभाषा क्या है। तो चलिए आज इसी से हम शुरुआत करते हैं नरेश जी। हाँ, ये जो परिभाषाएं हैं साहित्य की, जो बड़े इंग्लिश के और हिंदी के भी सभी भाषाओं के बड़े साहित्यकारों ने परिभाषाएं दी हैं, वो सभी सही हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन इस समय जो हमारे सामने दुनिया और माहौल है, उसमें कविता की परिभाषा को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ट्रैंक्विलिटी तो है ही नहीं। यहाँ जो हल्ला मचा हुआ है, जो नफरत फैली हुई है, जिस तरह से मनुष्य को मनुष्य से दूर करने की राजनीति चल रही है, और वो राजनीति ऐसी है जिससे निरपेक्ष होकर के पहले शायद लिखा जा सकता रहा होगा, अब संभव नहीं, अब बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए हमारी कविता, जो आज की कविता जो मनुष्य के जीवन में है, एक बात और समझ लेने चाहिए कविता के बारे में, वो ये कि कविता में मनुष्य के जीवन की, कविता में क्या पूरे साहित्य में मनुष्य के जीवन की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जीवन साहित्य से नहीं चलता। जिस जीवन की अभिव्यक्ति हम साहित्य में या कविता में करते हैं, वो जीवन साहित्य से नहीं चलता, वो किन चीजों से चलता है आज समझते होंगे। आज जो हमारा समय है वो किस तरह से राजनीति से ग्रस्त है, और जीवन चलने के लिए तो रात का भोजन करेंगे तो प्रेशर कुकर चलाना पड़ेगा,
प्रेशर कुकर, कहीं बाहर जाएंगे तो पेट्रोल और डीजल का सहारा लेना पड़ेगा, और आगे जाएंगे हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। हम इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। जीवन तो हमारा आजकल इंटरनेट से, मोबाइल से, हवाई जहाजों से, दवाइयों से चल रहा है, और ये सारे विषय अब कविता के विषय है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितना कुछ है हमारा जीवन, वो कविता से न चल करके इंटरनेट से चल रहा है, प्रेशर कुकर से चल रहा है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से चल रहा है, हवाई जहाजों से चल रहा है, और इस सब का नियंत्रण कविता के पास नहीं है, राजनीति के पास है। तो ये समय जो हमारा है, वो समय इसका ध्यान करना चाहिए कि हमारा समय किन चीजों से हमारे जीवन को चला रहा है, और उस जीवन की अभिव्यक्ति हम कविता में, तो कविता करना कठिन हो गया है दरअसल। दूसरी बात, दो तीन ऐसी सूचनाएं अभी दी जो कि स्वाभाविक तौर पे दी जाती हैं हमेशा। वो ये, जैसे कि ये कि मैंने सबसे पहली शुरुआत में मैंने, जैसे कि लेखक के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता कि वो फिल्म डायरेक्टर हो सकता है, लिहाजा बार बार ये मेरे बारे में कहा जाता है कि ये पटकथा लेखक हैं, क्योंकि एक लेखक पटकथा लेखक ही हो सकता है अगर सिनेमा से रिश्ता है। लेकिन मुझे जो अवार्ड मिला है वो फिल्म डायरेक्शन के लिए मिला, और मेरी जो जूरी ने जो संस्तुति की थी मेरे उस पर, उसमें ये लिखा था कि इन्होंने सिनेमा के व्याकरण का इतना सृजनात्मक ऐसा उपयोग किया है जैसा कि हमने लगभग अपने जीवन में नहीं देखा। ये एक अजीब किस्म की बात लग सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत स्वाभाविक थी। दूसरी स्वाभाविक बात जो कही जाती है वो अक्सर ये कि पहले गीत लिखते थे और गीतों से शुरुआत की। तो मैंने गीतों से शुरुआत नहीं की गीत मैंने थोड़े दिनों के लिए बीच में लिखे। मैंने गद्य में कविताएं मेरी 2-4 नहीं, दसियों कविताएं कल्पना नाम की पत्रिका में, धर्मयुग में, गद्य में छप चुकी थी। उसके बाद मैंने गीत लिखे, और सही शुरुआत अगर मानी जाए तो मैंने बांसुरी बजाने से की थी। तो इस बात की मुझे अनुमति दें कि मैं अपने घर में हूँ, कॉफी का वक्त है, कॉफी पी लूँ जरा साथ। जी बिल्कुल, आप कॉफी पीजिए और मैं आपसे दूसरे सवाल की भूमिका बांध लूं तब तक। आपकी जो कविताएं हैं, अगर उसकी बनावट पे, उसके कॉम्प्लेक्शन पर हम जाएं तो एक तरह से बहुत ही मौलिक, नितांत मौलिक शुरुआत उसकी होती है। कह सकते हैं कि एक तथ्यात्मक वक्तव्य की तरह से धीरे धीरे, जैसे नाटक का पर्दा धीरे धीरे उठता है, वो भावनाओं पे, अनुभूतियों पे और अक्सर राजनीतिक तथ्यों पर भी आपकी कविताएं जाती हैं, और दर्शन की ओर भी कभी कभी जाती हैं। जैसे कॉन्क्रीट आपकी एक कविता है, आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूजे के खेलने के लिए जगह छोड़ देती हैं। मैं बिल्कुल इसको बहुत बुरी तरह से कह रहा हूं, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। उसी तरह दरार आपकी एक कविता है जो शुरू होती है, खत्म हुआ ईंटों के जोड़ों का तनाव, प्लास्टर पर उभर आई हल्की सी मुस्कान। तो मैं चाहता हूं कि जब आप इसका जवाब दें, हालांकि देखिए कविता हम आपकी एक अलग सेगमेंट में सुनेंगे, तो इन 2 कविताओं के परिप्रेक्ष्य में जो कि आप पूरा पढ़ें, आपसे अनुरोध है, आप हम लोगों को बताएं कि कविता को क्या जो प्रेमिस है, उसका जो विकास है, वो कैसे आप करते हैं? चलिए, बहुत अच्छा ललित मोहन जी, आपने तो ऐसा सुंदर प्रश्न किया, और 2 ऐसी कविताएं मेरे सामने उद्धृत की हैं जिन्हें अक्सर लोग उस बात को पकड़ नहीं पाते। मुझे लगता है आप पकड़ रहे हैं। तो एक बात मुझे बार बार लग रही है कि इतना विलंब हुआ, हम लोग इतनी देर से बात शुरू कर पा रहे हैं, और हम लोग ये जो तमाम
इस बीच में जो हमारे तकनीकी कारण से और मेरी अनभिज्ञता के कारण जो बीच में समय गया, लोग जितने शुरू से जुड़ गए होंगे शायद ऊब गए होंगे, तो उनकी ऊब को जो मोनोटनी पैदा हो गई है और अभी भी लगातार चल रही है, उसे थोड़ा तोड़ने की कोशिश करें। तो देखिए, आपने कहा था कि आप सुनना चाहते हैं मुझसे बांसुरी। जी बिल्कुल। और बांसुरी से बजा नहीं पाता, लेकिन उस जड़ता को तो तोड़ूंगा, वो बजे या ना बजे। स्वागत है। और इस बांसुरी का कविता से बहुत संबंध जी बिल्कुल है, संगीत से संबंध है। तो चलिए, क्या बात है। मैं बहुत बहुत लेकिन मैं इस मोनोटनी को भाषा के बारे में और जो विलंब हुआ उससे जो ऊब मोनोटनी थी वो शायद थोड़ी टूटे, इसलिए मैंने कहा इसको डिस्टर्ब करना चाहिए और फिर कविता पे बात करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बांसुरी बजाई और बहुत अच्छा आपका विचार था। तो इसमें यहीं पर ये सवाल करना बहुत ही प्रासंगिक है कि जो एक कवि होने के साथ साथ एक संगीत की जो आप में महारत है, जो मैंने एक आपका YouTube में देखा जिसमें आपने कविता कहने के साथ साथ ये भी आपने रिकॉल किया, विश्लेषित किया कि कैसे हमारे अधिकतर जो गीत है वो कैसे खास धुनों पर आधारित है। तो पहले आप अगर ये बता सकें कि आपको ये जो प्रतिभा मिली है इसकी बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद सर आप ये बताएं। इसके बैकग्राउंड में जैसे कि तमाम सारी बातें महानता के पीछे झूठी कही जाती हैं। हाँ, मैं तो एक बहुत साधारण सा कवि, एक बहुत साधारण कलाकार के रूप में हूँ। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि संगीत का ये तो जन्मजात है, ये तो आप सबके अंदर है, किसके अंदर नहीं है। वो ऐसे कौन से अभागे हैं जिनके अंदर ये संस्कार संगीत का नहीं हो। ऐसे लोगों का जो रिदम के साथ चल नहीं पाते, उनको तो सेना या पुलिस में नौकरी तक नहीं मिल पाती, नौकरी नहीं मिलती उनको। ये तो हमारे गर्भ से दिल के धड़कने की लय के साथ हम पैदा होते हैं और फिर हमारा दिल स्वयं धड़कने लगता है। ये लयात्मकता जो है और जो सुरीलापन है, ये जो संगति है, आप देखिए आपका शरीर असल में इस तरह से डिजाइंड है
अगर मैं एक टीन का बक्सा घसीट दूं जमीन पर तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एकदम स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी है ना, रीढ़ की हड्डी, उससे विचलित हो जाएंगे आप, क्योंकि वो जो छोटे छोटे मिट्टी के धूल के कण जो हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और उसकी जो आवाज होती है वो हमको बर्दाश्त नहीं होती। तो इसको शॉर्ट में ये कहूँ कि मैं ग्वालियर का मेरी पैदाइश ग्वालियर की है, तानसेन और उनके गुरु का मकबरा ग्वालियर में ही है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। और कविता बिना संगीत के असंभव होती है। अगर संगीत का संस्कार बिल्कुल नहीं है, लय का संस्कार बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप कैसी कविता लिखेंगे आप ही जाने। मैं तो नहीं समझ सकता कि कविता संभव ही नहीं। अब मैं आपके सवाल लौट आऊं जी। जो आपने दो कविताएं कोट की, बहुत खास संदर्भ है उन कविताओं का। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे एक माली जो है वो अपने फूलों पौधों को देख करके उनके साथ रमा होता है, उसके जीवन से वो बाहर नहीं जा पाते। उसी तरह से मैं सिविल इंजीनियर रहा, पूरे जीवन रहा। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो रेत है, मिट्टी है, बालू है, गिट्टी है, सरिया है, लोहा है, सीमेंट है, ये सब मेरे लिए फूल पत्तों की तरह मेरे जीवन के अंदर हैं। अब आप सोचें कि क्या ये कविता से बाहर रह सकते थे? ये नहीं रह सकते थे। क्लासरूम में जो वो पढ़ा रहे थे कि जब दरार आती है तो इसका मतलब कि उस फ्रेम में कोई टेंशन है, दो चीजों को कोई खींच रहा है, ऐसे एक ऊपर जा रही है एक नीचे, या ऐसे एक 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 टेंशन इधर खींच रहा है, एक टेंशन। जब कंप्रेशन होगा तो दरार नहीं आएगी। दरार तभी आएगी जब टेंशन होगा। तो दरार टेंशन, अच्छा वो दरार बढ़ती जाएगी। अगर टेंशन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तो दरार बढ़ती जाएगी, और अगर दरार थम गई है तो इसका मतलब टेंशन बर्दाश्त करने की, तनाव बर्दाश्त करने की क्षमता अब उस स्ट्रक्चर में आ गई, तो वहां रुक गई है आकर। तो खत्म हुआ ईंटों के जोड़ों का तनाव। पढ़ाया गया था कि जो 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 टेंशन क्रिएट करने वाले विपरीत दिशा के अंदर फोर्सेस चल रहे हैं, वो दरार आने का जो डायरेक्शन है उसके राइट एंगल पे जाएंगे। यानी अगर टेंशन का डायरेक्शन ये है तो दरार ऊपर से नीचे आएगी, और अगर ये है तो दरार हॉरिजॉन्टल आएगी। ये पढ़ाया जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कविता की पंक्ति आ रही थी कि खत्म हुआ ईंटों के जोड़ों का तनाव, प्लास्टर पर उभर आई हल्की सी मुस्कान, दौड़ी दौड़ी चींटियां ले आई अपना अन्न जल, फूटने लगे अंकुर, जहां था तनाव वहां होने लगा उत्सव। हंसी हंसी हंसते हंसते दोहरी हुई जाती है दीवार, खत्म हुआ ईंटों के जोड़ों का तनाव। जिसको हम निगेटिव समझते हैं कि दरार आ गई है, चींटियों के लिए तो वो घर बनाने की जगह है। वहाँ प्रकृति फूटने लगती है, अंकुर फूटने लगते हैं, हरियाली फैलने लगती है वहां से। तो जिसको हम एक स्ट्रक्चर में तनाव समझ रहे हैं, वहां मुस्कान आ रही है, टेंशन खत्म हो गया है, अब वहां उत्सव हो रहा है। और उत्सव अगर बढ़ गया तो फिर हंसते हंसते वो जो दरार की पंक्ति आई है वो जैसे मुस्कान की तरह आई है, और मुस्कान अगर चौड़ी होती चली गई तो समझिए हंसते हंसते दोहरी हुई जाती है दीवार गिर ही पड़ेगी, खुशी के मारे गिरेगी। तो ये इंजीनियरिंग के एक लेक्चर से, एक पाठ से निकली हुई कविता है। दूसरी कविता भी जो आपने
कोट की है कंक्रीट। कंक्रीट में आपने अगर कभी घर बनवाया हो, हालांकि लंदन में क्या घर बनवाया होगा, आपने खरीदा होगा फ्लैट, लेकिन कंक्रीट अगर घर हम बनवाते हैं तो हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं कान में पड़ता है कि मसाला 1 2 4 का बनाना, 1 2 3 का बनाना। ये 1 2 4 क्या होता है मसाले में? मसाले में 4 होता है कि अगर वॉल्यूम गिट्टियों का 4 है तो मानकर चलिए कि दो क्यूबिक मीटर गिट्टियों का आयतन है और 2 क्यूबिक मीटर उनके भीतर खाली जगह है। उसे हमें रेत से भरना है, क्योंकि वो 2 क्यूबिक मीटर रेत है, 4 क्यूबिक मीटर गिट्टी है, तो 2 क्यूबिक मीटर उसमें रेत भरने की जगह खाली, और 2 क्यूबिक मीटर जगह रेत की है, तो उन्होंने भी 2 क्यूबिक मीटर नहीं घेरी हुई है। वो 2 क्यूबिक मीटर में 1 ही क्यूबिक मीटर भर पाएंगे, अपने बीच खाली जगह 1 क्यूबिक मीटर फिर छोड़ दें। उस 1 क्यूबिक मीटर को हम भरेंगे सीमेंट से। यही कविता कह रही है। हम देखते हैं कि चीजें जगह घेरती हैं, लेकिन ये कविता क्या कह रही है? चीजें जगह छोड़ती है, चीजें जगह छोड़ती हैं। मैं कविता ही सुना देता हूँ ना, खत्म नहीं हुआ, ये दूसरी कविता है। आपस में सटकर फूटी कलियां, कलियों के गुच्छे को देखिए, जब बिल्कुल नया निकलता है तो कम से कम 5-6 कलियां एक साथ, और फिर धीरे धीरे वो जब खिलती हैं तो अलग अलग हो जाती हैं। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं, और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां। आपस में चाहे जितना सटें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देती हैं। उसी में भरी जाती है रेत, और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती हैं खाली जगह। अरे उसी में तो समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगह। जिसे जोशी जी से छोड़िए, इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। गिट्टियां जगह छोड़ती हैं, बालू जगह छोड़ती है, सीमेंट जगह छोड़ती है, पानी जगह छोड़ता है, मनुष्य जगह नहीं छोड़ना चाहता। बहुत सारी जगह, और रिश्ता मजबूत बनेगा नहीं कंक्रीट की तरह अगर खाली जगह छोड़ेंगे नहीं। आपकी जो कविताएं हैं नरेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं अगला सवाल बाद में कर लूंगा। आप कुछ कह रहे थे? मैं बस ये कह रहा था कि एक स्त्री और पुरुष चाहे जितना प्रेम करें, उनके बीच एक शिशु की जगह हमेशा खाली रहती है। क्या बात है। तोड़नी ही पड़ती है, और तभी वो रिश्ता बनता है, अन्यथा थोड़ा सा कम रह जाता है। बहुत खूब। मैं अब आपसे अगला सवाल करता हूँ। तो मैं आपकी जो कविताएं हैं उसमें राजनीतिक जो टेक्स्ट है वो कभी तो बड़ी सूक्ष्मता से आता है, और कभी बहुत ही प्रत्यक्ष और चौंकाने वाले भाव की तरह आता है। चाहे वो रंगों को क्या देखते हैं हो कविता हो या कोई और कविता हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी जो राजनीतिक जो आपके अंदर जो एक जो पूरा आपके अंदर एक जो ये जो आप चाहते हैं कि राजनीतिक स्टेटमेंट आप दें, और कविता में उसको बहुत ही सटीक ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं। रंगों को क्या देखते हो तो मुझे बहुत पसंद है, तो आप इस पर थोड़ा सा बताएं।
देखिए, राजनीति को लेकर जिस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं, उस तरह की कविता लिखना मैं बहुत पसंद तो नहीं करता। उसके लिए तो मैं सीधा सीधा साफ साफ बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ। कविता में क्या कहना है, जो कहना है मैं कहता हूँ। और जब मैंने वो कविता लिखी थी तब राजनीतिक दृष्टि से नहीं लिखी थी। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है, लोहा लक्कड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है न नदी पार होती है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। तो कविता इशारों में बात क्या करेगी? बात करना है तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बात करिए ना, कहिए जो कहना है। और हमारे यहाँ एक कवि है विष्णु नागर, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी शीर्षक से ही कविता लिखी। तो वो कविता जो आप हवाला दे रहे हैं ना, रंग, मैं इस कविता को इसलिए सुना दिया कि अभी जब भारत सरकार की नीतियों का, ये CAA का जब और ये नागरिकता रजिस्टर का विरोध होना शुरू हुआ मुंबई में, तो अचानक ही मैंने देखा और मुझे बताया, मेरी बेटी मुंबई में है, कि सड़कों पर नारे की तरह इस कविता का इस्तेमाल कर रहे थे। एक बहुत लंबा जुलूस जा रहा था प्रतिरोध में, और वो एक कोई नारा लगाता था कि पुल पार करने से, और पीछे आवाज आती थी, पुल पार होता है नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। ये नारे की तरह ये कविता जो थी कि धंसना है नदी में, और उसके लिए आओ साथियों। और एक हुजूम चलता चला जा रहा था नदी में धंसने की चुनौती को लेकर के, कि पुल पार नहीं करना है, नदी में धंसना है सीधा। ये कविता कैसे राजनीतिक, ये कविता कैसे राजनीतिक अर्थ प्राप्त कर लेती है अपने समय पर। और जो कविता आप कह रहे हैं वो, उसका शीर्षक है रंग। रंग से आप जानते हैं रंगों से क्या होता है। मैं हरा पहन के बैठा हूँ, और मैं क्या भगवा पहन के बैठ जाऊं तो क्या मैं भाजपाई हो जाऊंगा? ऐसा नहीं होता। रंगों से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कविता सुनाता हूँ, बहुत छोटी कविता है। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल पीले और गेरुए रंगों से रंग गया था। मजा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा अभी तो और मजा आएगा, बारिश आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। तो अगर हरे रंग से हम मुसलमानों को पहचानेंगे तो सारी धरती मुसलमान हो जाएगी, और धरती के सारे बेटे जो है वो क्या हो जाएंगे रंगों से। ये ऊपरी, हाँ, मन न रंगाए जोगी कपड़ा। ये बहरहाल। और दूसरी चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये जो आपने रिदम की कुछ बात की, शुरू में आपने की थी, तो मैं आपको ये बताऊं कि कविता है मेरी। और उससे पहले ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास भाषा हमने लिखकर नहीं पाई है, भाषा हमने बोल कर पाई है। उसे लिखा तो बाद में है ना, पहले तो हमने बोला है। और भाषा के बोलने के पहले हमारे पास जो कलाएं आ गई थी, यानी कि आप देखें कि हमें स्केचेस मिलते हैं गुफाओं में, चित्र मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते, वहाँ शब्द थे ही नहीं। उससे भी पहले सोचिए,
भाषा नहीं थी तो कैसे अभिव्यक्ति होती होगी कि वहाँ शेर है वहाँ मत जाओ, तो इसे कैसे कहते होंगे? वहाँ न शेर शब्द था न नहीं जाओ, तो कुछ ना कुछ करते होंगे ना, कुछ आवाज निकालते होंगे, कुछ मुद्रा बन अभिनय से। तो अभिनय, भाषा से पहले अभिनय आ चुका था, भाषा से पहले चित्रकला आ चुकी जिसे हम बिंब कहते हैं, और उससे पहले रिदम जीवन में आ चुकी थी। तो ये तमाम सारी कलाएं जिनको हम कुछ अलग समझते हैं, ये भाषा जब इनके अंतिम कला के रूप में हमारे सामने आई है तो इसने उन सारी कलाओं का उपयोग किया है। उसने रिदम का उपयोग किया, उसने बिंबों का उपयोग किया, उसने नाटकीयता का उपयोग किया, उसने तमाम सारी कलाओं के उसका उपयोग किया, तब ये भाषा बनी है। तो लय से कैसे उसे हम अलग कर देंगे? तो मैं लय के बारे में ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जी। कि जैसे एक कविता है, कोई कविता ले, उषा नाम की शीर्षक से एक कविता है। ये कविता हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि शमशेर हैं, उनकी कविता है। रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वाह। राख से अब नहीं लीपा जाता, पहले लीपा जाता था जी। जब चूल्हे लकड़ी से जलते थे और राख होती थी, सबसे पवित्र होती थी क्योंकि अग्नि से होकर निकलती थी वो, उससे पवित्र कुछ नहीं होता था। तो राख से रात को, और खास तौर से सर्दियों की रात को जब चौका लीपा जाता था और सुबह मुंह अंधेरे 5 बजे अगर कोई उठ के देखे 5-6 बजे, तो कहीं कहीं सूखा, कहीं कहीं गीला और हल्का आसमानी रंग उसका। तो सुबह के आकाश को देखकर कह रहे हैं कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ओस है ना, ओस गिर रही है, आसमान हल्का हल्का नीला दिख रहा है, सूर्य उगने को है। ये वो समय है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से कि जैसे धुल गई है। वाह। अब आप देखें कि इस कविता में, तो चलिए ये कविता जो है दरअसल 7 मात्रा के या 14 मात्रा के ताल में लिखी गई। ये दीपचंदी जब तबले पे बजती है तो इसे दीपचंदी ताल कहते हैं, और ये गद्य में नहीं लिखी गई। लगता है छोटी बड़ी पंक्तियां हैं, छंद नहीं है, गद्य है, तो गद्य मेरा गद्य नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पाठ करके बताता हूँ। हालांकि हमारे कुछ साथी और मित्र इस बात को लेकर के नाराज भी हो जाते हैं कि आप कविता और भाषा की बात करते करते ये सब क्या करने लगते हैं। नहीं, वो तो बहुत ही आवश्यक है कि मेन तो हमारा आकर्षण ये है, हम आपकी कविताएं सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर अपनी कविताएं कहें। और मुझे ऑलरेडी 2-4 प्रश्न लोगों ने भेज दिए हैं, तो हम आपसे कविताएं सुनते हैं। अब एक बात दृष्टता करना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ नरेश जी आपसे सबके सामने। एक चीज जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, पता नहीं आप इसे किस रूप में लेंगे, आपकी जो हंसी है वो भी मुझे कविता जैसी लगती है। मैंने जितने भी आपकी रिकॉर्डिंग देखी हैं उसमें जो आप हंसते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है वो। तो ये जो आपकी हंसी है ये भी एक कविता है। तो आप अपना कविता पढ़ें और मेरी हंसी पे भी आप कमेंट करें। आप लोग लंदन में बैठे हुए मेरे साथ कविता के लिए जुड़े हुए हैं, अपना बहुत कीमती इतवार का समय मुझे दे रहे हैं। ममता जी जैसी और प्रज्ञा जी जैसी और शिवमूर्ति जैसे तमाम कितने लोग हैं जो
इस समय जोड़े हैं, तो मैं लेकिन इस कविता का पाठ जरा सा रिदम के आपको बता के करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। रात नभ था बहुत नीला, रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से कि जैसे धुल गई है। और ये कौन सी रिदम है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव, अंजलोचन अंज मुख कर अंज पद कंजारुणम, धीना 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 1 2 3 1 2 3 4 1। तो ये जिसे हम निरा गद्य समझते हैं, वो बड़े कवियों के पास निरा गद्य कभी नहीं था। चाहे वो शमशेर हों, अज्ञेय हों, केदारनाथ सिंह हों, रघुवीर सहाय हों, केदारनाथ सिंह हों या पंकज चतुर्वेदी हों, इन सब के पास रिदम है। थोड़ी सी रिदम का ज्ञान, थोड़ा सा संस्कार, यूँ समझ लीजिए कि पैदाइश ग्वालियर की है तो है। अच्छा, अब कौन सी कविता आप सुनना चाहते हैं? लाइए कविता की बात करें। और बहुत सारी बातें कविता के बारे में जो शुरू में मैंने कहा। देखिए, मुक्तिबोध जो थे, अगर उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जगह जगह उनके यहाँ कहीं एटम आता है, परमाणु आता है, कभी इलेक्ट्रॉन आता है, कभी उसका न्यूक्लियस आता है, कभी आकाश में अंतरिक्ष के जो टर्मिनोलॉजी है उस समय, हाँ, उसके तमाम सारे शब्द आते हैं। तो ये तमाम, वो इतने ऑब्सेशन था उनको उस समय। ये जब 55 में तो आइंस्टाइन की मृत्यु हुई है, और उसी समय मुक्तिबोध लिख रहे थे, तो जो तमाम सारे विशेषांक आए होंगे उस समय और क्वांटम फिजिक्स के बारे में, उससे उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। उन्होंने ब्लैक होल पर कविता लिखी है, कृष्ण विवर। और ब्लैक होल नाम का तब तक नामकरण नहीं हुआ था। ब्लैक होल का नामकरण हुआ है 1965 में, जब वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको ब्लैक होल कहा जाए। तो कृष्ण विवर नाम की कविता उससे बहुत पहले मुक्तिबोध लिख चुके थे। उनकी वो जो कविता है, एक बात मैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर आप अनुमति दें तो मैं 2 मिनट में बता दूं। बिल्कुल सर। देखिए, हुआ क्या था, आइंस्टाइन की थ्योरीज जो थी उसी पर आधारित होकर क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ। लेकिन आइंस्टाइन परेशान थे इस बात से। और तथ्य क्या था कि ये जो तमाम बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, वो न्यूटन के नियमों का पालन करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता, एटम न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता। यानी एटम और से छोटी सूक्ष्म जो चीजें थी वो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता। तो उन्होंने कहा, साहब हम ये बात स्वीकार नहीं कर सकते। और आइंस्टाइन ने कहा, उनका बहुत मशहूर वाक्य है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। वो ऐसा थोड़ी कि बहुत सारी थ्योरी बना दे, भारी चीजों के लिए अलग, हल्की चीजों के लिए अलग, उनके लिए अलग, ऐसा नहीं होता। देयर मस्ट बी ए यूनिफाइड थ्योरी टू एक्सप्रेस। तो ये उनके अंदर, बल्कि उनके साथी रदरफोर्ड थे, तो उन्होंने आइंस्टाइन ने कहा कि इट मस्ट बी सो सिंपल, द theories must be so simple so that even a barmaid is able to understand it. इसमें क्या मुश्किल होना चाहिए भाई? ये जटिलता क्या है? किस बात की जटिलता है इसमें, विज्ञान में? तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि नो, it should be so simple so that even a child is able to understand it. इसलिए ये बात होती है
कि सारी हमारी जो अध्ययन पढ़ाई है मातृभाषा में होनी चाहिए, और चूंकि नहीं होती इसलिए ऐसा हुआ कि 1947 से पहले तो हमारे यहाँ नोबेल प्राइजेज आ रहे थे, लेकिन 1947 के बाद भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की ऐसी गुलाम हुई हैं कि कोई विश्व स्तरीय अनुसंधान संभव ही नहीं हुआ इस इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि रटी हुई भाषा में रटे हुए विचार ही आ सकते हैं। तो खैर, अब क्या हुआ कि ये हुआ कि एटम जो है वो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो आप बीच में उसे पा नहीं सकते। बीच में उसके पास अनंत पथ हैं जिनसे होकर वो ए से बी तक पहुंचेगा, और उन अनंत पथों पर वो एक साथ कहीं पाया जा सकता है। ये बात लिखी गई कि दिस appears like a science fiction कपोल कल्पित लगता है, बट इट इज नॉट, कि अनंत पथों पर एक परमाणु अनंत पथों पर चलता हुआ एक साथ पाया जा सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो मुक्तिबोध की योग कविता है, एक पांव रखता हूँ कि 100 राहें फूकती हैं और मैं उन सब पर से गुजर जाना चाहता हूँ। ये कविता तो वहीं से आती है और कहीं से आ नहीं सकती। तो आप ये देखें कि अगर हम ज्ञान को, अगर हम ये मान के कंपार्टमेंटलाइजेशन करें, ये हिंदी साहित्य है, ये इतिहास है, ये भूगोल है, ये संभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि आप इसको मेरी इंजीनियरिंग से या किसी टेक्नोलॉजी से कविता को, साहित्य को अलग कर दें। ये असंभव है, ये हम नहीं कर सकते। तो अब बताइए मैं क्या पढ़ूं, क्या कहेंगे पढ़ दो। बहुत देखिए, मैं तो बहुत लोभी हूँ, बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं, पर समय की भी सीमा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि अभी कुछ लोग प्रश्न करेंगे और हमारे जो आज अध्यक्ष हैं पंकज चतुर्वेदी जी, वो भी आपके बारे में बोलेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक साहित्यकार मित्र हैं दिव्या माथुर, जो वातायन चलाती हैं, उन्होंने मुझे अभी भी टेक्स्ट किया है कि ललित, आप नरेश जी से ये कहें कि वो एक गीत गाकर सुनाए, अपनी कविता या कुछ। तो मैं इसी से समापन करूंगा आपसे बातचीत का। इसके पहले कि हम दूसरे सेगमेंट में जाएं, तो दिव्या जी को भी प्रसन्न कर दें अगर हो सके तो। देखिए, उनको बहुत मेरा नमस्कार। आज तक मैंने किसी मंच पर गीत नहीं गाए हैं, लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों ने मंच पर जाकर गीत गाए हैं, पूरे भारत के बड़े बड़े से बड़े कवियों के बीच में जो गीत बहुत मधुर सुरीले गले से गाते हैं, उनके बीच में जाकर अपनी गद्य में कविताएं पढ़ी हैं, और उन गीतकारों को खामोश करने का काम तो मैंने किया है कि गीत, क्योंकि गला मेरा सुरीला नहीं है, गला सुरीला उन्हें गा नहीं पाता इसलिए, लेकिन कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। तो हाँ, कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। सुना हमारी और तुम्हारी बात पर, सुना हमारी और तुम्हारी बात पर, आंगन की तुलसी को हर सिंगार ने सुना सुना कर ताने मारे रात भर। वाह। सुना हमारी और तुम्हारी बात पर, आंगन की तुलसी को हर सिंगार ने सुना सुना कर ताने मारे रात भर। बात हमारी आई तो उस शाम ने, बात हमारी निकली तो शाम ने, सच मानो सारे आंगन के सामने, क्यारी भरे गुलाब चमेली छोड़कर, क्यारी भरे गुलाब चमेली छोड़कर, दृष्टि छिटक दी छुई मुई के पात पर। सुना हमारी और तुम्हारी बात पर, आंगन की तुलसी को हर सिंगार ने सुना सुना कर ताने मारे रात भर। वाह, बहुत बहुत आभार नरेश जी। अब आपकी अगर अनुमति हो तो हम दूसरे सेगमेंट में जाएं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंकज चतुर्वेदी न सिर्फ कवि हैं, बहुत अच्छे आलोचक हैं, कवि हैं, और वो सिर्फ मेरे ऊपर ही बात करें
तो उनसे अनुरोध करिएगा कि वो आज के समय पर कविता पर और जो उन्हें ठीक लग रहा हो उस पर चर्चा करें। ऐसा सुयोग बहुत कम मिलता है कि हमें इतने सुदूर अंचल के श्रोताओं की संगत मिले। तो आज ये पहली बार है कि सार्वजनिक रूप से गीत पढ़ रहा हूँ आज तक जीवन में। ये उम्र का 82वां साल है, गीत मंच से आज तक नहीं पढ़ा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना एरोगेंट तो नहीं अपने को कहूंगा कि मेरी वजह से आपने पढ़ा है, पर जो लोग यहाँ बैठे हैं, सानिध्य की को आपने कृतार्थ किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। नरेश जी, मैं तो आपको जब मैं सूचना विभाग में था तब से मैं आपको जानता हूँ और आपकी गतिविधियों को भी मुझे तभी से ज्ञात है, हालांकि तब आप मुझे नहीं जानते थे। पर बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इसके पहले कि हम पंकज चतुर्वेदी जी पर आए, मेरे पास 4 सवाल आए हैं, तो मैं बहुत ही मुख्तसर ढंग से अनुरोध करूंगा कि वो 4 लोग जो सब उसमें कवि भी हैं, आलोचक भी हैं और जाने माने लोग हैं, तो मैं स्मृति शुक्ल से अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से अपना सवाल पूछें। जी, नमस्कार आप सभी को। नरेश जी से अभी जो बातचीत सुनी और नरेश जी ने जो ये कहा कि हर कवि को सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कवि है तो सिर्फ साहित्य का। और मुझे याद आ गए आचार्य भामरे जिन्होंने कहा था कि नासा विद्या नासा कला, अर्थात ना कोई ऐसी विद्या है ना कोई ऐसी कला जिसको महान कवि ना जानता हो। ये महान कवि की खासियत है जो कि नरेश जी के पास है, बातचीत से हमें लगा। और नरेश जी की एक महत्वपूर्ण कविता है गिरना, जिसका केंद्रीय भाव यही है कि समाज की विद्रूपताओं पर, समाज की जो विसंगतियां हैं उस पर वो वज्र की तरह गिरना चाहते हैं, उल्कापात की तरह गिरना चाहते हैं। और मैं जानना चाहती हूँ कि आज इतनी सारी कविताएं लिखी जा रही, कविता का परिदृश्य और संसार बहुत विशाल है, तो ये जो कविता है ये कहाँ तक सफल हो पाई है इस काम में? नरेश जी से मेरा सवाल है। देखिए, गिरना कविता बहुत मकबूल हुई है। मेरी कविताओं में जो सबसे प्रसिद्ध कविताएं हैं उसमें गिरना है, और इसका पाठ बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। मैंने जितना पाठ किया है उससे ज्यादा दूसरों ने इसका पाठ किया है। इस पर फिल्म भी बनाई है कोलकाता में, इसके ऊपर फिल्म भी बनाई। तो गिरना की अंतर्वस्तु दरअसल उठना है, गिरना नहीं है। गिरना शीर्षक है और गिरने के बारे में बातचीत है, लेकिन है वो सब उठने के बारे में। तो दूसरी बात यह है कि कविताएं लिखी जा रही हैं और कविताओं ने क्या काम किया है मैं आपको क्या बताऊं। एक कविता है मेरी चंबल एक नदी का नाम। पहली बार मैंने वो कविता जब पढ़ी तो मेरा गला रुंध गया था, मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से। बाद में एक भोपाल भारत भवन में वो कविता पढ़ी। एक लड़के ने आकर कहा, सर बहुत अच्छी कविता थी लेकिन मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे बगल में जो लड़कियां 2 बैठी थी वो रो रही थी। तो मैंने कहा अरे भाई ऐसा, तो तब तक उसे वो लड़की देख गई, अरे उसने इधर आओ इधर आओ। बोला सर ये उनमें से एक ही है वो लड़की। पंकज चतुर्वेदी ने मुझे बुलाया, सागर विश्वविद्यालय में ये सब पढ़ाते थे, तो वहां मैंने एक कविता पढ़ी। तो बहरहाल होता यह है कि वो मेरे हृदय के निकट सारी कविताओं की भावनाएं ऐसी सच्ची हैं, मैं चाहे जो कविता पढ़ूं, मैं बिना इमोशनल हुए किसी कविता को नहीं पढ़ पाता। वो चाहे पानी के बारे में, पत्थर के बारे में, चूने के बारे में हो, मैं बिना इमोशनल हुए कविता नहीं पढ़ पाता। तो वो कविता मैंने गिरना पढ़ना चाहेंगे सर आप? क्योंकि हमारे 2 प्रश्नकर्ता निकल गए, तो आप गिरना अगर पढ़ दें तो मजा आ जाए। आखिरी वाक्य बोल दूं इस प्रसंग का। तो जब मैंने रुका, मैं थोड़ा सा पानी मैंने गिलास से पिया और मुड़कर देखा तो पंकज चतुर्वेदी के समय जो विभागाध्यक्ष थी सागर विश्वविद्यालय की, वो बड़े बड़े आंसुओं से रो रही थी।
कविता पर मैंने लोगों को ठहाके लगाते हंसते हुए, और मैं खुद करता हूँ, गंभीर होते हुए तो देखा है, लेकिन रोते हुए मैंने अपनी कविता पर ही देखा। या तो मुहर्रम में जब वो मरसिये पढ़े जाते हैं सब लोग रोते हैं, और ये कविता एक लंबा मरसिया है, चंबल एक नदी का नाम। तो आप जो भी कविता कहेंगे मैं सुनाऊंगा आपको। गिरना, गिरना सुना दीजिए सर। हाँ, आपको बांसुरी कविता बहुत पसंद थी, आपको मैं जी मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो शिशु कविता भी बहुत पसंद है, और मुझे रंग ये वृक्ष बचा रहे संसार में भी पसंद है। तो मैं तीनों कविताएं पहले जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, छोटी तो हैं। जी सर बिल्कुल। शिशु लोरी के शब्द नहीं वाह, संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। वाह, समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण पुराण, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। क्या बात। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। वाह, समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। तो ये बहुत खूब, बहुत खूब सर। एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। जी ये तो बहुत ही अच्छी कविता है। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी चिड़ियों गिलहरियों फलों फूलों और ऋतुओं से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी, शमशान की टाल वाला पूछेगा। कि गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। तो लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के दाह घर में हो अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। बहुत ये करता है, बहुत ही टचिंग। सर आप तीसरी कविता पढ़ने वाले थे वो? आपको बांसुरी सुना दूं मैं आपको? जी बिल्कुल, इसके बाद हम सरवेन जी का सवाल लेंगे और फिर हम पंकज जी पे आएंगे। अच्छा ठीक है, तो आप सवाल ले लीजिए, तब तक मैं हाँ, कविता की सर्वेंद्र विक्रम जी आप अपना सवाल पूछें। एक सवाल पूछना है, 2 सवाल? जी केवल एक सवाल पूछिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। नरेश जी आपकी एक कविता है पानी क्या कर रहा है, जिसमें 2 पंक्तियां हैं। पानी के प्राण मछलियों में बसते हैं, आदमी के प्राण कहाँ बसते हैं दोस्तों। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आदमी के प्राण आपकी दृष्टि में कहाँ बसते हैं? आदमी के प्राण आदमी में बसते हैं भाई सर्वेंद्र जी। आदमी के प्राण, मनुष्य के प्राण मनुष्यता में बसते हैं, और मनुष्यता के प्राण उन तमाम चीजों में बसते हैं जिनसे वो बना है। पर्यावरण में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मनुष्य बना न हो। वो सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं बना, वो सिर्फ क्ले से नहीं बना, वो हर उस चीज से बना है। वो लोहे से बना है, कांसे से बना है, तांबे से बना है, हर चीज से बना है। और इन सबको मिल करके जो मनुष्यता है उसके अंदर, वो मनुष्यता मर गई तो मनुष्य तो फिर सामान हो गया, चीज हो गया, पत्थर हो गया, कुछ नहीं हो गया। प्राणी के प्राण मछलियों में बसते हैं। क्यों? पानी जन्म देता है मछलियों को,
मछलियों का जन्म संभव नहीं है बिना पानी के। मछलियां पानी से पैदा होती हैं। तो पानी के प्राण, तो पानी कैसे बचाता है उनको? पानी जैसी चीज जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उतर आता है, 37 डिग्री, 35, 20, 15, 10, 5, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही पानी क्या करता है? जो भारी होकर नीचे जा रहा था वो भारी होकर के ऊपर ही तैरना, हल्का हो जाता है, और हल्का होते होते बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनकर एक तरह से कवच बन जाता है मछलियों का, ताकि मछलियां जिंदा रह सके नीचे। अरे पानी ये कैसे समझ लेता है कि इसके नीचे तापक्रम मेरा हुआ तो मछलियां जिंदा नहीं बचेंगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसके नीचे मछलियों का मरना शुरू हो जाता है, और पानी 4 डिग्री से नीचे आते ही भारी होना बंद कर देता है और हल्का होना शुरू होता है, और फिर बर्फ बनकर मछलियों का कवच बन जाता है। फिर चाहे जितनी ठंड पड़ती रहे, मछलियां 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवन का उत्सव मनाती रहती हैं। ये मनुष्य के, मैं आश्चर्य से कह रहा हूँ, और आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे कि मनुष्य के प्राण कहाँ बचते हैं, किसे बचा रहा है, क्या बचा रहा है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वेंद्र विक्रम जी स्वयं बहुत अच्छे कवि हैं। उनकी कविता गांठे हैं वृक्ष के अंदर। ये वही सर्वेंद्र विक्रम है ना जी? जिनकी कविता जो वृक्ष में जो गांठें पड़ जाती, और फिर जहां से टहनियां नहीं फूटती, फूल नहीं खिलते, उन पर उनकी कविता है। वो बहुत सुंदर, अच्छे कवि, बहुत अच्छे कवि। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद प्रश्नकर्ताओं को, जो कि बहुत सुधीर प्रश्नकर्ता हैं और साहित्यकार हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत से इतने जाने माने लोग आए हैं। तो अब मैं बिना समय खोए पंकज चतुर्वेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अध्यक्ष के रूप में, नरेश जी आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे क्या? मैं बांसुरी नाम की छोटी सी कविता जी, है। आप बांसुरी कविता पढ़ना है, उसके बाद पंकज जी आएंगे। जी हाँ, उसके बाद आप बिल्कुल पढ़े। हालांकि लालच तो ये भी है कि आप माउथर्गन भी बजाएं। जाने से पहले आपका माउथर्गन सुनेंगे। ललित जी, मेरा एक अनुरोध है, एक फरमाइश है। जी बताइए सुरबाला जी। आप लोगों ने बहुत नोन कविताएं सुनी नरेश जी से। मैं चाहती हूँ नरेश जी मछली, अपनी मछली शीर्षक कविता सुनाए। वो बहुत अबोध और वो एक अलग तरह की कविता। अगर नरेश जी नहीं सुनाएंगे, इस समय नहीं होगी तो मैं सुनाऊंगी। नहीं, वो आपका अनुरोध टाला नहीं जाएगा। आप मछली आपको नरेश जी सुनानी पड़ेगी। ये कविता अब उनकी है, समझ लीजिए। जो प्रिय मुझे कविता लगती है वो मेरी हो जाती है। जी हाँ, मेरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कविता उनकी हो गई, और कविता से उतना ही प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि वो आपकी होकर रह जाए। पंकज चतुर्वेदी की भी एक कविता ऐसी है जो मेरी हो गई है। आप बांसुरी भी पढ़े और सूर्यबाला जी की कविता भी पढ़े। मछलियां, एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस रात घर में साफ पानी था ही नहीं, तो सुबह तक सारी मछलियां मर गई थी। हम तो ये बात भूल चुके थे, लेकिन एक दिन राखी अपनी कॉपी और पेंसिल देकर मुझसे बोली कि पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए कागज पर लिख दिया मछली। कुछ देर तो वो गौर से देखती रही, फिर परेशान होकर बोली, पापा ये कैसी मछली, इसकी पूंछ कहाँ और सिर कहाँ? तो मैंने समझाया कि देखो, ये मछली का म, ये उसका छ, और ये ली, इस पर लिखा जाता है मछली। तो वो गंभीर हो गई, बोली अच्छा।
पापा तो जहाँ लिखा है मछली वहां पानी भी लिख दो। तभी उसकी माँ ने पुकारा और वो दौड़कर वो मुड़ी और दूर चिल्लाकर बोली, साफ पानी लिखना पापा। ये कविता है क्योंकि हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था, मछलियां मर गई थी था। और जब मैंने कहा ऐसे लिखा जाए, उसने कहा पापा जहाँ मछली लिखा है वहाँ पानी भी लिख दो। तो उसकी माँ ने पुकारा और वो दौड़कर जाने लगी। अचानक रुकती है और चिल्ला कर कहती है, साफ पानी लिखना पापा। तो नरेश जी, फिर आप अपनी बांसुरी अगर सुनाना चाहें तो जरूर सुनाएं, उसके बाद हम फिर जाते हैं पंकज जी पे। अब ये जो पंकज चतुर्वेदी जी से कहिए वो कुछ बातें कहें। हाँ ठीक है, आप जैसा चाहें, और अगर समय होगा तो आप मेरी इच्छा है कि आप माउथर्गन जरूर बजाइएगा। अरे दो लाइन माउथर्गन के लिए पहले ही बजा देता हूँ। लाइए। अच्छा ठीक है। मेरी इच्छा अतृप्त न रह जाए। ये चूंकि ललित जी पंकज जी, अरे मेरी एक रिक्वेस्ट है, बताइए। संगीत से ही समापन होना चाहिए कार्यक्रम। तब तो फिर माउथर्गन इनसे, बिल्कुल आपने सही कहा पंकज जी, मैं सहमत हूँ आपसे। तो नरेश जी, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप उसका समापन आपसे माउथर्गन से करें। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है। चलिए जी बहुत अच्छा। अच्छा। पंकज जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप अपनी बात कहें, और नरेश जी पर भी, और आप समग्र रूप से कविताओं पर और भारत के कविता के परिदृश्य पर कुछ कहना चाहें संक्षेप में तो अवश्य कहें। धन्यवाद। सानिध्य संवाद मंच, ललित जी आवाज मेरी ठीक से सुन पड़ रही है? जी बहुत अच्छी आवाज आपकी आ रही है। सानिध्य संवाद मंच के अध्यक्ष महोदय जिन्होंने संबोधन किया था शुरू में, शर्मा जी, शिवकांत शर्मा जी, यही नाम था ना ललित जी? शिवकांत शर्मा जी। हाँ, शिवकांत शर्मा उनका नाम है। नाम में क्या रखा है? चलिए आगे चलिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा चूंकि पहली बार मैं आपके मंच पे आया हूँ। तो शिवकांत शर्मा जी, और जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ललित मोहन जोशी जी, और हमारे आज के मेहमान कवि, हिंदी के बहुत ही मशहूर कवि नरेश सक्सेना जी, और सभी सम्मानित अभ्यागतों और मित्रों। तब पहली बार ललित जी ने विजय राय जी के संदर्भ से मुझसे कहा कि आपको अध्यक्षता करनी है, तो मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ, आप सभी से, कि मैं, नरेश जी हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत यशस्वी कवि हैं, वो जहाँ कविता पाठ कर रहे हों या अपने विचार व्यक्त कर रहे हों, ऐसे किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता के योग्य मैं नहीं पाता अपने को। तो बात हुई, मैं अपना संकोच आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उनका आदेश था इसलिए उसका पालन करना भी मेरा कर्तव्य था। और आपने उनको सुना, वो इतना सुंदर और इतना संवेदनशील और इतना प्रभावशाली उनका वक्तव्य होता है और कविता पाठ भी होता है कि कभी भी हम ये नहीं चाहते कि उसका कभी समापन हो। और मैंने बहुत डरते डरते एक हस्तक्षेप किया था कि संगीत से समापन होना चाहिए, क्योंकि कविता अपना जो सबसे चरम बिंदु, क्लाइमेक्स जब अपना हासिल करती है तो वो संगीत ही होता है जिसमें कविता अपने चरम बिंदु को अर्जित करती है। इसलिए मैंने ये चूंकि सबसे सुंदर समापन सब सुंदरतम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये अनुरोध किया था, जिसको स्वीकार करने के लिए मैं आप सभी लोगों का और हमारे कवि नरेश जी का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार किया। कवि का ये है कि कवि, श्रेष्ठ कवि जो होता है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत कम
कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट में अपनी बात का समापन करूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है। कवि हमारे समाज का या हमारी सभ्यता का सबसे संवेदनशील और सबसे मेधावी और सबसे मूल्यनिष्ठ नागरिक माना जाता है। और कोई समाज कितना स्वस्थ है, सुंदर है और मानवीय है, ये पहचान उस समाज की कविता से हमें होती है। इसलिए जिस समाज के कवियों में संवेदना, सत्यनिष्ठा और साहस की कमी दिखाई पड़े, ये उस समाज को संकटग्रस्त समझना चाहिए। सौभाग्य से हिंदी कविता के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी में हमारे नरेश जी सरीखे अनेक महत्वपूर्ण कवि जो शीर्षस्थ कवि हिंदी के हैं, ऐसे कम से कम 5-7 कवि होंगे जिनको हम अपने वक्त के शीर्षस्थ कवि कह सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैं, मंगलेश दत्ताल हैं, आलोक धनवा जी हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण लिए जा सकते हैं। तो कविता और गद्य दोनों में सच बोलने का जोखिम उठाने वाले और जिंदगी में उसकी कीमत चुकाने वाले कवि हमारी हिंदी में हैं। और कवि की संवेदनशीलता का आलम ये होता है कि जब मीडिया, यहाँ तक कि न्यायपालिका, टेलीविजन, अखबार, ट्विटर जैसे माध्यम, मिलिट्री, पुलिस, नौकरशाही और उद्योगपति जब सच नहीं बोलते, तब भी कविता सत्ता से सच कहने का साहस करती है, जिसको कहा गया है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। और ये हमारे यहाँ हमारी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में उपनिषदों के समय से ये आदर्श रहा है। तो ईशावास्योपनिषद में भी ये लिखा हुआ है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। अर्थात जो सत्य का मुंह है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हमारे पूर्वज ऋषि ने ये प्रार्थना की थी कि हे पोषण करने वाले देवता, आप उस सोने के पात्र को हटा लें ताकि हम सत्य का मुंह देख सकें। तो कविता हमें ये अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सुंदर भी नहीं रह सकता और मंगल भी नहीं रह सकता। इसलिए शिवम और सुंदरम सत्य की आधारशिला पर टिके हुए मूल्य हैं। रही बात नरेश जी की, तो आपने सुना वो कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, और मेरे मन में एक ख्याल आया, एक रूपक आया कि हमारे नरेश जी कविता के कृष्ण हैं। और याद आया कि रघुवीर सहाय हिंदी के बड़े कवि थे। उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदी के हर कवि को कम से कम एक बाजा बजा लेना सीख लेना चाहिए, एक वाद्य बजाना आना चाहिए हर कवि को। क्योंकि कवि की कविता में, जैसा कि नरेश जी ने कहा, कि संगीत के बगैर कविता संभव ही नहीं है। संगीत की चेतना के बगैर कविता संभव नहीं है। संगीत की जिस कविता में, चाहे वो छंदबद्ध हो, चाहे छंद मुक्त हो, या फिर मुक्त छंद में लिखी गई कविता हो, ये 3 प्रकार के शिल्प होते हैं। उनमें अगर संगीत अंतः सलिल नहीं है तो कविता में लालित्य नहीं होगा, कविता प्रभावशाली नहीं होगी, कविता मार्मिक नहीं होगी। इसलिए वो संगीत की चेतना और संगीत उसमें अंतः सलिल हो, ये लगभग अपरिहार्य है। और कई साल पहले एक कार्यक्रम हुआ था, नरेश जी बता रहे थे वो ग्वालियर के हैं, तो ग्वालियर में ही मेरी भेंट उनसे हुई। कविता पर केंद्रित एक कार्यक्रम था, तो वहां रेलवे स्टेशन पर नरेश जी मिले मुझे। तो उनके पास बैग के अलावा एक होल्डॉल था, एक बिस्तर बंद था। तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कि क्या आप शहर बदल रहे हैं या काफी समय के लिए यहाँ ग्वालियर आ रहे हैं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा और कुछ सकुचाते हुए कहा
कि नहीं, बात ये है पंकज जी कि दूसरे किसी बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। तो ये अब ये कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन नरेश जी की संवेदनशीलता का स्तर क्या है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं इस बात से कि वो यात्राओं में, सामान्य यात्राओं में भी होल्ड ऑल लेके चलते थे साथ। तो इतने वो सेंसिटिव कवि हैं। और कविता पर वाह वाह सुनने की इच्छा होती है कवियों को, और खास तौर पे जो कवि सम्मेलनी कवि होते हैं वो तो कहते हैं ताली बजा के आप हमारा प्रोत्साहन कीजिए, और ताली यदि आप नहीं बजाएंगे तो हम आगे कविता पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा। लेकिन नरेश जी, जैसा कि ललित जी भी बता रहे थे कि मुक्तिबोध और हरिशंकर परसाई जैसे महान व्यक्तित्वों के सानिध्य में रहे हैं, हमारे बड़े लेखक, बड़े कवियों के सानिध्य में रहे हैं, ये सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ। तो परसाई जी की स्मृति में एक कविता है उनकी, और बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, मेरी प्रिय कविता है। वैसे उनकी अनेक कविताएं मेरी प्रिय कविताएं हैं, जो मेरी स्मृति में हमेशा रहती हैं और जीवन के विभिन्न प्रसंगों में याद आती हैं। तो उस कविता में है कि आज से ठीक 54 वर्ष पहले, समय चूंकि कम लेना चाहता हूं इसलिए संक्षेप में, कि परसाई जी के पीछे लगभग भागते हुए मैंने उन्हें सुनाई अपनी कविता, कि नरेश जी की कविता की पंक्तियां, और पूछा क्या इस पर इनाम मिल सकता है। अच्छी कविता पर सजा भी मिल सकती है। सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि उसी शाम विद्यार्थियों की कविता प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेना चाहता था और परसाई जी उसकी अध्यक्षता करने वाले। तो अच्छी कविता पर सजा भी मिल सकती है। ये पुरस्कार के लिए उत्कंठा से भरे हुए कवियों के समय में ये तमीज हमें सिखाते हैं नरेश जी कि अच्छी कविता पे तो सजा मिल सकती है। और आज जब सुन रहा हूं, उस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, आज जब सुन रहा हूं वाह वाह, मित्र लोग ले रहे हैं हाथों हाथ, सजा कैसी, सजा कैसी, कोई सख्त बात तक नहीं कहता तो शक होने लगता है। परसाई जी की बात पर नहीं, अपनी कविताओं। तो कवि वो होता है, सच्चा कवि वो होता है, बड़ा कवि वो होता है जो अपनी कविता के लिए न सही सजा, किसी न किसी किस्म का लांछन, किसी न किसी किस्म की आलोचना का सामना जिसको करना पड़े। आज काफी समय से इस एक बहुत ही वयोवृद्ध हैं हमारे तेलुगु के कवि वरवर राव, काफी समय से जेल में है, कोरोना का संक्रमण हो गया है फिर भी जेल में है। तो ये एक बड़े कवि की पहचान है कि वो अपनी कविता की कीमत अपनी जिंदगी में चुकाता है। तो ये बातें हैं। और एक आध बात और कहना चाहता हूं। नरेश जी ने कहा कि कविता और कवि की परिभाषाएं बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारे समय में मनुष्य को मनुष्य से दूर करने की राजनीति हो रही है। राजनीति ये चाहती नहीं है, जो सत्ताकामी राजनीति होती है, प्रतिगामी राजनीति होती है, वो ये हरगिज नहीं चाहती कि लोगों में यूनिटी हो, लोग संगठित हों किसी सरोकार को लेकर। जैसे कि आप ये जो कोविड-19 में एक शब्द, बहुत एक टर्म बड़ा पॉपुलर हुआ है, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। ये बहुत खतरनाक मतलब ये टर्म है। एक्चुअली टर्म होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि हम एहतियात बरतें, दूरी 2 मीटर की दूरी बना के रखें। लेकिन ये दूरी मानवीय दूरी, सामाजिक दूरी नहीं होनी चाहिए। तो ये किस तरह से भाषा का प्ले चलता है, भाषा का खेल चलता है। जो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री चिंतक थे एंटोनियो ग्राम्शी, उन्होंने कहा था कि मनुष्य ही भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, भाषा भी मनुष्य का इस्तेमाल करती है। तो जब हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं तो भाषा का खेल आप देखिए, भाषा भी हमारा इस्तेमाल कर रही है और हमें एक दूसरे से दूर कर रही है। ये एक साजिश है ताकि इंसान इंसान के लिए न खड़ा हो,
उसकी मदद न करे, उससे दूरी बनाए। और एक बात ये है कि जैसे बांसुरी जो नरेश जी ने बजाई, और कविता के बारे में ये है कि कवि संगीत का राग जाने और उस राग के अनुसार कविता लिखे, फिर वो कविता उसी राग में निबद्ध की जाए, संगीतज्ञों द्वारा, संगीतकारों द्वारा, गायकों द्वारा उस राग में गाई जाए। इस पर मेरा मानना ये है कि कवि कविता जो लिखता है, जरूरी नहीं है कि औपचारिक रूप से वो संगीत का जानकार हो। कवि, मेरी अपनी समझ ये है कि कवि अपनी आत्मा के संगीत के अनुरूप कविता की रचना करता है, और फिर एक ही रचना को विभिन्न संगीतज्ञ, विभिन्न संगीतकार अलग अलग रागों में निबद्ध कर सकते हैं। ये संभावना प्रत्येक रचना में अंतर्निहित होती है। और मैं गालिब का एक शेर उद्धृत करना चाहता हूँ, फरियाद की कोई लय नहीं है, फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंदे नए नहीं। यहाँ जो नए शब्द है, नए शब्द का अर्थ भी है बांसुरी कि जो आर्तनाद है, जो चीख है, इंसान की जो चीख है, जिसको नेरुदा ने कहा था कि कविता मनुष्य की आत्मा की पुकार है। तो कविता मनुष्य की आत्मा की पुकार है, कविता इंसान की चीख है। तो चीख जो है वो किसी बांसुरी का पाबंद नहीं, नाला पाबंदे नए नहीं है, फरियाद की कोई लय नहीं। तो ये कविता जो है इंसान की फरियाद है। और गालिब जो कि छंद में लिखते थे, मीटर में लिखते थे, रदीफ काफिया उसका पालन करते थे, वो गालिब अपनी गजल में ये कहने का साहस कर रहे हैं कि हमारी जो फरियाद है, हमारी जो गजल है, इसकी कोई लय नहीं। इंसान की जो चीख है, उसका जो आर्तनाद है, वो किसी बांसुरी में बांधा नहीं जा सकता। तो ये चीजें हैं जो विचारणीय हैं। बावजूद इसके मैं मानता यही हूं कि कविता संगीत के बिना संभव नहीं है, जैसा कि नरेश जी कह रहे थे। बुनियादी रूप से मेरी उनसे सहमति है। और एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, एक पुरुष और स्त्री चाहे जितना प्रेम करें, एक शिशु की जगह उन्हें अपने बीच खाली छोड़नी पड़ती है। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो वो मनुष्यता अधूरी रह जाएगी। तो नरेश जी बहुत मौलिक चिंतक हैं अपनी कविता में भी और कविता के बाहर भी। और उनके व्यक्तित्व में आप देखते हैं उनको, उनके व्यक्तित्व में जो सुंदरता है, जो संवेदनशीलता उनकी बातों में है, उनके स्वर में है, और जो प्रभाव है उनके समूचे व्यक्तित्व में, वही उनकी कविता में लालित्य, मार्मिकता और प्रभाव बन के आता है। और वो सुना रहे थे कविता शमशेर की उषा। उषा में एक बिंब है शमशेर का कि सुबह का आसमान, एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि सुबह का आकाश जो है राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो नरेश जी कह रहे थे कि राख चूंकि अग्नि से गुजर के आती है, इसलिए सबसे पवित्र मानी जाती है आज भी। और गीता में तो कहा गया है कि आग से अधिक पवित्र कुछ नहीं है, और आग को विद्या के समकक्ष माना गया। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है, जो ललित मोहन जोशी जी कह रहे थे, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। ललित मोहन जोशी जी ने कहा कि नरेश जी की हंसी बहुत फैसिनेटिंग है, और मैं शब्दशः कोट कर रहा हूँ ललित जी को। और उन्होंने कहा कि इनकी हंसी मुझे फैसिनेटिंग है और मुझे कविता की तरह लगती है। तो ललित जी, कवि की मुस्कुराहट तो दिखती है, उसकी हंसी दिखती है, उसके आंसू नहीं दिखते, क्योंकि वो उसके आंसू उसके अकेलेपन में उसके साथ होते हैं। और चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मैं बारिश में टहलना पसंद करता हूँ जिससे कि कोई आंसू मेरे न देख सके। चार्ली चैपलिन महान फिल्मकार थे जी। और उन्होंने कहा कि बारिश में टहलना पसंद करता हूँ जिससे कि कोई मेरे आंसू न देख पाए। तो कवि की जो हंसी है, नरेश जी की जो हंसी है, बहुत बहुत आंसुओं से नहाई हुई हंसी, इसलिए आपको फैसिनेटिंग लगती है। आंसुओं में डूब करके आई है, आंसुओं में नहा के आई है, आंसुओं से छन के आई है। तो जैसे कि, और इसीलिए नरेश जी की हंसी एक निष्पाप, एक निश्चल
एक पवित्र हंसी है, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि राख आग से गुजर के आई है, इसलिए पवित्रतम है। इसी तरह से कवि की जो हंसी होती है, उसकी जो मुस्कान होती है, वो आंसुओं से नहा के आती है, इसलिए कवि की मुस्कुराहट, उसकी हंसी बहुत निश्चल और पवित्र होती है। तो मैं इस बात के साथ, इसकी एक सिमिली, जैसे उनकी कविता है, एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार लकड़ी से न किया जाए, एक कवि कह रहा है। नरेश जी ने कम लिखा है, लेकिन उस कम के मुकाबले बहुत ज्यादा हिंदी में ध्यानाकर्षण अर्जित किया है, बहुत ज्यादा सम्मान पाया है, बहुत ज्यादा प्यार पाया, मोहब्बत पाई है। तो नरेश जी ने लिखा कम है, और उस अपने लिखने की मात्रा के अनुपात में उनको बहुत यश मिला है। वो इसलिए मिला है कि नरेश जी का लिखा हुआ पानी पर लकीर की तरह नहीं है, बल्कि पत्थर पर लकीर की तरह लिखा है। जैसे कि शिलाओं में जैसे कि आपको श्लोक उत्कीर्ण मिलते हैं, जो प्राचीन जो स्तंभ हैं उनमें आपको ऋचाएं उत्कीर्ण मिलती हैं, सत्यमेव जयते जैसी बात उत्कीर्ण मिल सकती है। उसी तरह से नरेश जी की कविताएं समय की शिला में उत्कीर्ण है। जैसे कि यही कविता है कि मेरे बाद एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। ये देहरादून का जो घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, वहां भी ये कविता लगी हुई है। ये दिल्ली में भी निगम बोध घाट पे ये कविता लगी हुई है। और नरेश जी ने स्वयं मुझे बताया था कि शायद वहां पर जो घाट है, निगम बोध घाट या देहरादून का घाट, उसमें कविता है लेकिन कवि का नाम नहीं है। और ये कविता की मुक्ति है। नरेश जी इससे दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि कविता को अगर समाज ने अपना लिया, समाज ने अंगीकार कर लिया, तो ये कविता की मुक्ति है, ये कविता के सौभाग्य का चरम क्षण है, जहां जैसे कबीर की रचनाओं को ये समाज जो है अपनी रचना मानता है। तो नरेश जी को इतना प्यार मिला है, इतना सौभाग्य मिला है। और वृक्ष कविता में भी देखिए आता है, एक वृक्ष बचा रहे संसार में, जो कविता है एक वृक्ष भी बचा रहे, इसका शीर्षक है। इसमें भी ये पंक्ति है, 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर, साथ जाएगा एक वृक्ष। और इस पंक्ति पर गौर कीजिए, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। तो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। एक पेड़ को भी अग्नि से गुजरना पड़ता है। सीता को अग्नि परीक्षा इस देश में देनी पड़ी, एक बार नहीं 2-2 बार विवश किया गया। और उस कहानी में नहीं जाऊंगा। अंतिम बार जब कहा राम ने कि आप परीक्षा दे दीजिए और अयोध्या में फिर से आ जाइए, अब लोग आपको, अयोध्या की प्रजा आपको स्वर्ण की तरह पवित्र मानने लगी, तब सीता जी ने पृथ्वी से अनुरोध किया कि पृथ्वी मुझे अपने उसमें गोद में स्थान दो। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता ने कहा कि मैं उस जगह नहीं आ सकती जहां प्यार से अधिक प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता हो। ये अयोध्या के बारे में सीता का कथन था वाल्मीकि रामायण में। तो अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा वरवर राव को देनी पड़ रही है, अग्नि परीक्षा पेड़ को देनी पड़ती है कि अंतिम संस्कार के लिए उसको जला दिया जाता है, अग्नि परीक्षा हर सच्चे हर बड़े कवि को देनी पड़ती है। और इसीलिए अग्नि परीक्षा देने वाले कवियों में है नरेश जी, जिनकी मुस्कुराहट जो वास्तव में फैसिनेटिंग है, वास्तव में कविता के समान है, वो आंसुओं में नहाई हुई हंसी है। जैसा कि वो कह रहे थे कि चंबल कविता जब वो पढ़ते हैं तो उनका गला भर आता है। उसको सुनने वाले लोग, लड़कियां और उसको सुनने वाले पुरुष भी, मैंने उनको रोते हुए देखा है। तो नरेश जी की कविता की ताकत है। और अंतिम बात ये कहूं, जो उन्होंने आज एक ऐसा वाक्य कहा है जो मुझे लंबे अरसे तक याद रहेगा। उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध है, गिरना। उसके बारे में उन्होंने कहा, गिरना की अंतर वस्तु उठना है। तो ये कविता करती है काम, गिरते गिरते भी इंसान को उठाने का काम करती है। तो बातें बहुत सारी हैं, मैंने 5 मिनट कह के 20 मिनट ले लिए, इसके लिए माफी चाहता हूं। आपने मुझे यहाँ पर अपने शब्द रखने का अवसर दिया, सानिध्य संस्था का और शिवकांत शर्मा जी का, ललित मोहन जोशी जी का, विजय राय जी का
सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मित्रों अभ्यागतों का और हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार और सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही गहन और बहुत ही सारगर्भित संबोधन के लिए पंकज चतुर्वेदी जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं। और आपने खासतौर से जो बात कही हंसने वाली, जब मैं ये सवाल उनसे पूछने जा रहा था तो मुझे थोड़ा संकोच था कि इस मेरी सवाल को वो गलत तो नहीं समझेंगे। और मेरा ये सिद्धांत लाइफ में रहा है कि जब मेरे दिल में कोई बात है तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। तो उस बात को इतने अच्छी तरह से इस सत्र में लिया गया और वो बात बड़ी जेन्युइन थी कि नरेश जी की जो हंसी है वो भी कविताएं हैं उनकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले कि मैं इनसे कहूँ तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मित्र विजय राय को जो कि हमेशा परामर्श देते हैं, और सुनीता को जो कि सहयोग करती हैं, और विकल्प पांडे जो कि नैनीताल से तकनीकी बैकअप के लिए मेरे लिए काम कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, शिवमूर्ति जी कहानीकार जो हैं बहुत जाने माने, उनको हम उनका सानिध्य करेंगे 23 अगस्त को, अगले रविवार को। आप लोग उसमें रहिएगा। और अब मैं अनुरोध करता हूँ नरेश जी से, अंतिम बार क्या उनको माउसर्गन बजाना ही पड़ेगा और उसके बाद शिव जी इसका समापन करेंगे। नरेश जी आपका बहुत आभार और आप प्लीज माउसर्गन बजाइए। माउसर्गन बजाता हूँ। बांसुरी कविता फिर भी पढ़ दूं मैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी है, ज्यादा नहीं है। संगीत के बांसुरी शीर्षक है इस कविता का। संगीत के इतिहास में उन कीड़ों का कोई उल्लेख नहीं जिन्होंने भूख के संगीत के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख के मारे बांसों में छेद कर दिए थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वे एक ऐसे वाद्य का आविष्कार कर रहे हैं जिसमें मनुष्य की सांसें बजती हैं। वाह। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत। लेकिन आज जब भी बजाता हूँ बांसुरी तो राग चाहे जो हो और चाहे जैसा हो स्वर, लेकिन उसके साथ कीड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। बहुत कौन सा गीत? मुझे तो बचपन के गीत याद हैं, अब बताता नहीं हूँ। 50 साल हो गए, 60 बरस हो गए असल में। एक गीत है बहुत पुराना, प्यार याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या प्यार हुआ, इकरार हुआ? कोई भी आप नहीं, जो कहें वो। पहला वाला सर, पहला वाला। अच्छा।
बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात है सर, वाह। क्या बात है नरेश, जैसा नहीं, बहुत सुंदर सर। लालित्य और माधुर्य आपकी मुस्कान में है, उससे ज्यादा लालित्य और माधुर्य आपके संगीत में है। अब वाह, मेरी जानकारी वैसे हिंदी काव्य जगत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा कवि हिंदी में नहीं पढ़ा और सुना जिसमें, जिसकी कविताओं में, जिसकी रचनाओं में ऐसा वैज्ञानिक सौंदर्य हो, वैज्ञानिक लय हो, लयात्मकता हो और ऐसी नाटकीयता। आपकी कविताएं सचमुच इस मायने में बेजोड़ है। आपका विज्ञान के प्रति आग्रह, उसको सरल शब्दों में कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये भी अपने आप में एक कला है जो केवल आपके पास है। और इस माने में हिंदी से पीछे अगर मैं भारत की पुरानी परंपरा में जाना चाहूँ तो शायद भारत के सबसे बड़े कवि जो हुए हैं वो कालिदास हैं। और कालिदास में भी वो रंगमंचीय बोध था, उनकी जो प्रतिभा थी उसका आधार रंगमंचीय बोध था उनका। और ये बात वाल्मीकि के साथ भी जोड़ी जा सकती है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत कविता की परिभाषा से की थी। कालिदास को कविता की परिभाषा की परवाह नहीं थी, उन्होंने कविता की परिभाषा नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक जगह सौंदर्य की परिभाषा दी है। वो अपनी उपमा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अर्थांतर न्यास उनके उपमा से भी बेहतर है। और अपने अर्थांतर न्यास में वो रमणीयता, सौंदर्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। रमणीयता यानी जो चीज मन को भाए, मन पर असर करे, उसकी परिभाषा यही है कि हर क्षण जब आप उसको पढ़ें, देखें, आपको वो नई प्रतीत हो। मुझे लगता है एक सशक्त कविता की, सशक्त काव्य की यही मूल आत्मा है कि जितनी बार, जितने दृष्टिकोण से, जिस युग में आप उसे पढ़ें, आपको वो नई दिखाई दे, आपको अपने लिए बिल्कुल सार्थक दिखाई दे, वो युगातीत होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो रचनाएं हैं वो कालिदास की इस परिभाषा पर भी खरी उतरती हैं। बहरहाल, आप सभी सुधी कला प्रेमियों, संगीत प्रेमियों और साहित्यकारों को हमारे इस सभा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, सभा की सफलता सभासदों पर निर्भर करती है। तो आप सब लोग तन्मयता से जुटते हैं, आते हैं, अपना समय देते हैं, इसी से आयोजन सार्थक और सफल होता है। तो आप इसी तरह सानिध्य संवादों से जुड़े रहिए और हमें अपने प्यार देते रहिए, और हम कोशिश करेंगे कि नरेश सक्सेना जी जैसी हस्तियों से आपका बार बार हर सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद जब भी संभव हो सकेगा मेल मिलाप कराते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी, जोशी जी, आप भी, पंकज चतुर्वेदी जी और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत नमस्कार, बहुत आभार कि मुझे सुना। जो अंतिम बात आपने कही कि रमणीयता, अगर रमणीयता नहीं होगी तो स्मरणीयता कहाँ से आएगी।
जो रमणीय नहीं होगा वो स्मरणीय भी नहीं होगा, और कविता स्मरणीय नहीं होगी तो फिर अपना काम क्या करेगी। संकट के समय कोई किताब पढ़ने नहीं जाता, कविता यदि हृदय में होगी कोई पंक्ति तो रास्ता दिखाएगी, रोशनी दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सब लोगों को नमस्ते। आप सब लोगों को मेरा आभार, शिव जी का, नरेश जी का, पंकज जी का, और जितने भी जाने माने लेखक, साहित्यकार, हमारे मित्र भारत से, ब्रिटेन से, हांगकांग से और कई जगहों से हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभा बहुत लंबी चली, हालांकि ये पता नहीं लगा कि ये इतनी लंबी थी। तो मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं इस सभा को अब स्विच ऑफ कर रहा हूँ। हम लोग बात बाद में कर सकते हैं, और आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शिव मूर्ति जी के साथ। नमस्कार।